गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और आप देख रहे हैं माइंडेड स्टडी 22। तो दोस्तों स्वागत है फिर से आप सबका आपके अपने चैनल माइंडेड स्टडी 22 में। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कक्षा 11वीं की अर्थशास्त्र के अध्याय नंबर 2 पर। इससे पहले हम अध्याय नंबर 1 पर बात कर चुके हैं। 1 घंटे की वीडियो बनाई थी। 1 घंटे में हमने कंप्लीट चैप्टर 1 को समझा था। तो आज हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर 2 पर। तो चैप्टर 2 के हर कंसेप्ट को बेसिक से हम इसको समझेंगे कि आखिरकार इसमें क्या है और आपके एग्जाम के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट्स है। हर फैक्ट्स को हम उसी हिसाब से आपको कवर कराते आ रहे हैं और कवर कराएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का जो हमारा विषय है वो है आंकड़ों का संकलन, यानी अध्याय नंबर 2 का जो नाम है वो है आंकड़ों का संकलन। ठीक है, तो अब आंकड़ों का संकलन का मतलब क्या है इसको समझ लीजिएगा आप। ठीक है, सबसे पहले देखिए आंकड़ों का अर्थ क्या है और संकलन का अर्थ क्या है। आंकड़े क्या होते हैं ये मैंने आपको चैप्टर 1 में भी बताया है। यदि आपने चैप्टर 1 वाली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, यहां से जाकर आप देख सकते हो। ठीक है, तो आंकड़ों का मतलब है संख्यात्मक तथ्यों का समूह। ठीक है, जो संख्यात्मक तथ्य होते हैं इन संख्यात्मक तथ्यों के समूह को ही क्या कहा जाता है, आंकड़ा कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं। उसके बाद जो संकलन है, संकलन शब्द का मतलब है किसी भी चीज को इकट्ठा करना, किसी भी चीज को एकत्रित करना। ठीक है, किसी भी चीज को क्या करना, एकत्रित करना ही क्या है, संकलन कहलाता है। तो ये जो चैप्टर है ये कह रहा है कि जो आंकड़ों को जो हम इकट्ठा करते हैं वो किस तरीके से करते हैं। ठीक है, किस तरीके से करते हैं और आंकड़ों के इकट्ठा करने के लिए कौन कौन सी विधियों का यूज किया जाता है। ठीक है, आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं, हर तरीके के चैप्टर की हर तरीके के जो इसके फैक्ट्स हैं इस चैप्टर के अंदर उनको हम सबको स्टेप बाय स्टेप डिटेल के साथ समझने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अब हम करते हैं शुरू। देखिए आंकड़े क्या है ये आप जान चुके हैं और संकलन का मतलब क्या है ये भी आप जान चुके हैं। देखिए आंकड़ों से अभिप्राय होता है संख्यात्मक तथ्यों के समूह को ही क्या कहते हैं, आंकड़ा कहते हैं। जो संख्यात्मक तथ्य होते हैं जैसे 7, 8 ये इस तरीके के जो समूह जो तथ्य होते हैं इन तथ्यों के समूह को क्या कहा जाता है, आंकड़ा कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आंकड़ों का संकलन का मतलब क्या है, आंकड़ों का संकलन से क्या अभिप्राय है। आंकड़ों के संकलन से अभिप्राय है आंकड़ों का संग्रह या आंकड़ों का एकत्रीकरण करना या आंकड़ों का संग्रह करना या फिर आंकड़ों को इकट्ठा करना ही क्या कहलाता है, आंकड़ों का संकलन कहलाता है। ठीक है, तो आंकड़ों का संग्रह या एकत्रित करना ही आंकड़ों का संकलन कहलाता है। ठीक है, आंकड़ों का संकलन करने के लिए विभिन्न तरीके के स्रोतों और तरीकों का प्रयोग किया जाता है। ये क्या कर रहा है कि जो आंकड़े हैं आंकड़ों का संकलन करने के लिए हम विभिन्न तरीके के क्या करते हैं, स्रोतों का यूज करते हैं। किनका यूज करते हैं, विभिन्न तरीके का स्रोतों का यूज करते हैं और विभिन्न तरीकों का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अब वो कौन कौन से हैं वो सब मैं आपको आगे इसी चैप्टर में बताऊंगा। आगे जैसे जैसे आप इस चैप्टर को आगे बढ़ते जाएंगे उस तरीके से आपके समझ में आता जाएगा। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपने चैप्टर 1 वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप वहाँ से जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से जाकर आप चैप्टर 1 वाली वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो हमारे चैनल माइंडेड स्टडी 22 को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए ये हम बाद में बात करते हैं, तो टॉपिक पर आते हैं। अब देखिए आंकड़े क्या है, आंकड़ों का संकलन क्या है, संकलन का अर्थ क्या है, आंकड़ों का अर्थ क्या है, ये आप सभी जान चुके हैं। अब हम बात करते हैं आंकड़ों के प्रकार पर। ठीक है, आंकड़े कितने तरह के होते हैं, आंकड़े कितने तरह के होते हैं, आंकड़े 2 तरह के होते हैं, एक प्राथमिक आंकड़े एक द्वितीयक आंकड़े। ठीक है, एक कौन से है, जो एक होता है प्राथमिक आंकड़े एक द्वितीयक आंकड़े। अब जो ये द्वितीयक आंकड़े हैं इन द्वितीयक आंकड़ों को गौण आंकड़ा के नाम से भी जाना जाता है। किन के नाम से, गौण आंकड़ा के नाम से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिए क्योंकि कभी भी देखिए अगर एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके का आ जाता है, एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं कि गौण आंकड़ों की विधियों का वर्णन कीजिए। अब आपको गौण आंकड़ों का ही नहीं पता होगा तो आप कैसे विधियों का वर्णन कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, सीधी सी बात है। ये जो गौण आंकड़ा है ये द्वितीयक आंकड़ों को ही कहा जाता है, इसको आप याद रख लीजिए। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। अब देखिए प्राथमिक आंकड़े किसे कहते हैं और द्वितीयक आंकड़े यानी गौण आंकड़े किसे कहते हैं, इसको मैं आपको बताता हूं। पहले हम बात करते हैं प्राथमिक आंकड़ों पर। देखिए प्राथमिक आंकड़ों से अभिप्राय, एक मिनट, प्राथमिक आंकड़ों से अभिप्राय उन संख्यात्मक तथ्यों के समूह को कहा जाता है जिनको
अनुसंधानकर्ता उनके उद्गम स्थान से एकत्रित करता है और अनुसंधानकर्ता उन्हें अपने उद्देश्य के अनुसार पहली बार आरंभ से अंत तक एकत्रित करता है। ठीक है, अभी आपके समझ में नहीं आया, अब देखिए ये मैं आपको बताता हूं। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो प्राथमिक आंकड़े होते हैं ये ऐसे संख्यात्मक तथ्यों के समूह होते हैं जिनको अनुसंधान करता, मतलब जो आंकड़े तैयार करता है, ठीक है, जो आंकड़ों का विश्लेषण, मतलब आंकड़ों की जो पहले आंकड़ों के आरंभ से अंत तक की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, वो उन सभी प्रक्रियाओं को जो पूर्ण करता है वो कौन होता है, वो आंकड़ों का अनुसंधान करता होता है। ठीक है, तो अनुसंधान जो करता है, अनुसंधान करता जिन आंकड़ों को उनके उद्गम स्थान से, ठीक है, उनके उद्गम स्थान से उनको इकट्ठा करता है, एकत्रित करता है और उन्हें एक निश्चित उद्देश्य के लिए, उन्हें एक निश्चित उद्देश्य के लिए वो क्या करता है, एकत्रित करता है, तो उन्हीं आंकड़ों को क्या कहा जाता है, उन्हीं आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़े कहा जाता है। ठीक है, यानी इनको हम एक तरीके से प्रत्यक्ष रूप से एकत्रित किए गए आंकड़े भी कह सकते हैं। देखिए इनको हम एक तरीके से क्या कह सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से एकत्रित किए जाने वाले आंकड़ों को भी प्राथमिक आंकड़ा कहते हैं। अब ये प्रत्यक्ष रूप से क्या है, देखिए मान लीजिए जो प्राथमिक आंकड़े होते हैं इनको अनुसंधान करता प्रत्यक्ष रूप से करता है। मान लीजिए कैसे करता है प्रत्यक्ष रूप से, जैसे कि मान लीजिए हमको आंकड़े जारी करने किसके बारे में, शिक्षा के क्षेत्र में मान लीजिए हम आंकड़े जारी करते हैं, तो शिक्षा के बारे में आंकड़े जारी करने के लिए जैसे कि मान लीजिए आपने किसी भी स्कूल की सर्वे किया, ठीक है, और उस स्कूल के आपने कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को वहां पे जाकर प्रत्यक्ष रूप से उनकी गिनती की गणना की, उनको जांचा, उनको देखा, ठीक है, कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कितने नहीं जा रहे हैं, ठीक है, क्या कंडीशन है क्या नहीं है। तो अगर प्रत्यक्ष रूप से वहां पे जाकर मतलब आमने सामने से, ठीक है, आमने सामने से अगर कोई आंकड़ा जारी कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, वो उनका उद्गम स्थान हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात वो प्रत्यक्ष रूप से हो जाएगा, ठीक है, और तीसरी बात कि उसमें जो वो आंकड़े तैयार कर रहे हैं वो मतलब अनुसंधान करता, मतलब एक तरीके से अपने सही उससे कर रहा है, मतलब आरंभ से कर रहा है, जो उसने जो आंकड़ों का एकत्रित करने का जो शुरुआत की थी वहां पे जाकर ही की थी और अंत भी करेगा, ठीक है, वहीं पे उसका अंत कर देगा, मतलब सारा प्रोसेस जो भी है आंकड़ों का उनको वहां से एकत्रित कर लाएगा। फिर उसके बाद उनका जो 5 स्टेज मैंने आपको बताई थी चैप्टर 1 में, ठीक है, तो उनको हर तरीके से मतलब वो कवर करता है, तब जाके एक आंकड़ा तैयार होता है। आंकड़ा जब तैयार हो जाता है तो वो जो आंकड़ा तैयार हो जाता है तब जाके उनको क्या करता है, उनका निर्वचन करते हैं और निर्वचन करने के आधार पर उनसे निष्कर्ष निकालते हैं, ठीक है, उनका एक निश्चित उद्देश्य होता है। अब देखिए जो प्राथमिक आंकड़े हैं ये क्या है, प्राथमिक आंकड़े उन आंकड़ों को कहा जाता है जिनको अनुसंधान करता उनके उद्गम स्थान से एकत्रित करता हो और अनुसंधान करता उन्हें अपने उद्देश्य के अनुसार पहली बार आरंभ से अंत तक एकत्रित करता है, यानी उनको प्रत्यक्ष रूप से एकत्रित करता हो। अगर इस तरीके के कोई आंकड़े हैं तो उन आंकड़ों को क्या कहा जाएगा, उन आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़ा कहा जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? कोई डाउट अगर है तो आप फटाफट कमेंट कर दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं द्वितीयक आंकड़ों पर। द्वितीयक आंकड़ों किसे कहते हैं? देखिए द्वितीयक आंकड़ों से क्या अभिप्राय है, द्वितीयक आंकड़ों से अभिप्राय है, द्वितीयक आंकड़ों से अभिप्राय उन आंकड़ों से है जिनको पहले से ही किसी अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं के द्वारा एकत्रित किए हुए होते हैं। मान लीजिए जो ये द्वितीयक आंकड़े होते हैं ये पहले से ही किसी न किसी व्यक्ति द्वारा या किसी न किसी संस्था द्वारा एकत्रित किए हुए होते हैं। वास्तव में ये प्राथमिक आंकड़े ही होते हैं। वास्तव में ये क्या होते हैं, ये प्राथमिक आंकड़े होते हैं। तो जो प्राथमिक आंकड़े होते हैं इन्हीं प्राथमिक आंकड़ों को फिर से किसी व्यक्ति या किसी संस्था के द्वारा उपयोग करना या एकत्रित करना। ठीक है, मान लीजिए जो आंकड़े एकत्रित किए मतलब किसने, प्रत्यक्ष रूप से कोई भी संस्था कर सकती है, व्यक्ति कर सकता है या कोई भी समिति कर सकती है। ठीक है, तो जिसने भी वो एकत्रित किए प्रत्यक्ष रूप से यानी प्राथमिक आंकड़े, उन्हीं प्राथमिक आंकड़ों का यदि
दोबारा उपयोग कोई भी संस्था कर रही है या कोई भी व्यक्ति कर रही है, पुनः उपभोग अगर उनका कोई कर रहा है तो वो उस तरीके के जो आंकड़े हो जाएंगे, पुनः उपयोग वाले आंकड़े, ठीक है, या पुनः एकत्रीकरण वाले आंकड़े, ठीक है, वो कौन से हो जाएंगे? वो द्वितीयक आंकड़े हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे? वो द्वितीयक आंकड़े हो जाएंगे, यानी गौण आंकड़े हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? गौण आंकड़े हो जाएंगे। समझ में आ गया गौण आंकड़े किसे कहते हैं? ठीक है, देखिए ये गौण आंकड़े हैं, मतलब जो आंकड़े प्राथमिक होते हैं उन्हीं प्राथमिक आंकड़ों को जब फिर से एकत्रित किया जाता हो या फिर से उनका उपयोग किया जाता हो किसी दूसरे उद्देश्य के लिए, ठीक है, किसी दूसरे व्यक्ति या किसी दूसरी संस्थान के द्वारा अगर उसका यूज किया जा रहा है या उपभोग किया जा रहा है तो वो द्वितीयक आंकड़े होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये जो आंकड़े होते हैं द्वितीयक आंकड़े अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। किस तरीके से रूप से होते हैं? अप्रत्यक्ष रूप से। समझ में आ गया? कोई डाउट है? अगर डाउट है तो आप फटाफट कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए प्राथमिक आंकड़े किसे कहते हैं और द्वितीयक आंकड़े किसे कहते हैं, ये तो आप समझ चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि प्राथमिक आंकड़ों और द्वितीयक आंकड़ों में अंतर क्या है। ठीक है, प्राथमिक आंकड़ों और द्वितीयक आंकड़ों में अंतर क्या है? देखिए प्राथमिक आंकड़ों और द्वितीयक आंकड़ों यानी गौण आंकड़ों में बहुत सारे अंतर हैं, निम्नलिखित अंतर हैं। आपकी बुक में ये 3 ही अंतर दिए हुए हैं, लेकिन जब आप सोच विचार करोगे, खुद से समझकर समझोगे तो आप इसमें बहुत सारे अंतर निकाल सकते हो और जो कि वास्तविक हैं, सही भी हैं। ठीक है, तो देखिए जो बुक में दिए हुए हैं वो है मौलिकता में अंतर, ठीक है, उद्देश्य की उपयोगिता में अंतर और संकलन लागत में अंतर। ये 3 आपके बुक में दिए हुए हैं। इसके अलावा जो ये आंकड़े हैं प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों में, इनके एकत्रीकरण में भी क्या होता है? इनके एकत्रीकरण में भी अंतर होता है। एकत्रीकरण के रूपों में अंतर होना, शुद्धता में अंतर होना, ठीक है, व्यक्तिगत ज्ञान की प्राप्ति में अंतर होना, संकलन करने वाली विधियों में अंतर होना। इन सभी आधार पर, ये जितने भी आधार मैंने आपको बताए हैं, इन सभी के आधार पर क्या होता है? आंकड़ों में अंतर होता है। प्राथमिक आंकड़े अलग तरीके से होते हैं और द्वितीयक आंकड़े अलग तरीके से होते हैं, दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इन सभी को अब ये यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे 7 तथ्यों के आधार पर हम इनमें डिफरेंस करेंगे एक एक करके। ठीक है, तो समझ में आपके आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो आप फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना प्लीज नहीं भूलिएगा। अब हम बात करते हैं पहले पर। जो हमारा पहला है वो है मौलिक आंकड़ों में अंतर। ठीक है, आंकड़ों में मौलिकता के आधार पर अंतर। मौलिकता के आधार पर क्या अंतर है इसको अब हम देखते हैं। देखिए मौलिकता के आधार पर, ये टेक्निकल, चलो कोई नहीं, होता है सब। मौलिकता के आधार पर क्या अंतर है? प्राथमिक आंकड़ों की हम बात करें तो प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं? मौलिक होते हैं, यानी ओरिजिनल होते हैं, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति आंकड़ा तैयार कर रहा है या फिर कोई भी समिति या फिर कोई भी संस्थान अगर आंकड़े तैयार कर रही है तो वो प्रत्यक्ष रूप से करती है, यानी खुद ही वहां पे जाती है या किसी अलग प्रक्रिया के द्वारा खुद ही स्वयं ही क्या करती है? उनको इकट्ठा करती है, एकत्रित करती है। ठीक है, तो वो जो आंकड़े होते हैं ओरिजिनल होते हैं, मौलिक होते हैं। ठीक है, प्राथमिक जो आंकड़े होते हैं। लेकिन द्वितीयक आंकड़ों की मौलिकता की हम बात करें तो ये मौलिक नहीं होते हैं, ये ओरिजिनल नहीं होते हैं। ओरिजिनल क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि देखिए जो प्राथमिक जो आंकड़े होते हैं, इन्हीं आंकड़ों को पुनः क्या किया जाता है? पुनः इनके आधार पर, प्राथमिक आंकड़ों के आधार पर पुनः इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये अपने उद्देश्य के लिए मतलब जो इनका प्राथमिक आंकड़ों का जो उद्देश्य था वो तो मतलब जो उद्देश्य था उस उद्देश्य के हिसाब से इन्होंने क्या किया? इन आंकड़ों को एकत्रित किया। लेकिन जो द्वितीयक आंकड़े होते हैं, ये द्वितीयक आंकड़ों को एक निश्चित उद्देश्य के लिए एकत्रित नहीं किया जाता है। ये तो जो एकत्रित किए हुए होते हैं, जो प्राथमिक आंकड़े होते हैं, उन्हीं के आधार पर क्या किया जाता है? निष्कर्ष निकाला जाता है, उद्देश्य को पूरा किया जाता है और उद्देश्य उनका जो होता है उसको क्या किया जाता है? पूरा किया जाता है। तो ये जो होते हैं ये मौलिक नहीं होते हैं, ये इन पर आधारित होते हैं। द्वितीयक आंकड़े प्राथमिक आंकड़ों पर आधारित होते हैं। समझ में आ गया? क्योंकि जो प्राथमिक आंकड़े, इन्हीं का दूसरा जो रूप है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? वो द्वितीयक आंकड़ों का हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? कोई डाउट है? दूसरी बात जो ये है प्राथमिक आंकड़ों की जो मौलिकता, एक तो ये मौलिक होते हैं लेकिन द्वितीयक आंकड़े मौलिक नहीं होते हैं। दूसरी बात ये विश्वसनीय होते हैं। ठीक है, मौलिकता में विश्वसनीय मतलब भैया
खुद ही अगर मान लीजिए मैं किसी भी आंकड़ों को क्या कर रहा हूँ, जारी कर रहा हूँ, तो अगर मैं उनको खुद ही एक तित्र करूंगा तो मुझे उन पर विश्वास होगा कि भैया ये मैंने खुद ने एक तित्र किए हैं, ये सही है, ठीक है। अगर मान लीजिए इन्हीं आंकड़ों को कोई दूसरा व्यक्ति क्या करता है, दूसरा व्यक्ति इकट्ठा करता है, एक तित्र करता है, तो मुझे उस पर इतना विश्वास नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये विश्वसनीय होते हैं, ये अविश्वसनीय होते हैं, ठीक है, मतलब विश्वसनीय नहीं होते हैं, ठीक है। ये भी इसमें एक डिफरेंस है मौलिकता के आधार पर। अब हम बात करते हैं जो प्राथमिक जो आंकड़े हैं ये कच्चे माल की तरह होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, कच्चे माल की तरह होते हैं, ठीक है। लेकिन जो द्वितीयक आंकड़े होते हैं ये तैयार माल की तरह होते हैं, तैयार माल की तरह होते हैं, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया, कोई डाउट है? नो डाउट है। अगर डाउट है तो फटाफट कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करते रहिए, ठीक है, ताकि हमारा जो मोटिवेशनल है वो हम जो मोटिवेट होते रहें और आपको रोजाना वीडियोस बनाते रहे, देते रहें। नोट्स भी आपको प्रोवाइड हम कराते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा नोट्स का, PDF लिंक। हम जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे हम क्या करते हैं, नोट्स को अपलोड करते हैं, हर वीडियो के नोट्स को, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं उद्देश्यों की उपयोगिता के आधार पर इन दोनों में क्या डिफरेंस है। उद्देश्य की उपयोगिता के आधार पर इन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए, एक प्राथमिक आंकड़े वही बात है, एक तरफ द्वितीयक आंकड़े हो जाएंगे, ठीक है। अब जो प्राथमिक आंकड़े हैं इनको एक निश्चित उद्देश्य के आधार पर क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, लेकिन इनको निश्चित उद्देश्य के आधार पर इकट्ठा नहीं किया जाता। ये एकत्रित हुए होते हैं, ये इकट्ठे होते हैं पहले से ही। इकट्ठे होने के बावजूद जो उद्देश्य होता है, उद्देश्य को क्रिएट किया जाता है। मान लीजिए ये जो इकट्ठे हुए होते हैं, जो इकट्ठे हैं पहले से ही, इन इकट्ठे हुए आंकड़ों को उद्देश्य के प्रति ढाला जाता है, ठीक है। मतलब उद्देश्य के अकॉर्डिंग आंकड़े इकट्ठे नहीं किए जाते हैं, आंकड़ों के इकट्ठे होने की वजह से उद्देश्य को क्या किया जाता है, पूरा किया जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या है, जो उद्देश्य होता है, जो प्राथमिक आंकड़ों का जो उद्देश्य होता है वो अनुकूल दिशा में होता है, तो ये प्रतिकूल दिशा में भी जा सकता है। क्यों जा सकता है प्रतिकूल दिशा में, क्योंकि भैया जो इनका उद्देश्य होता है उस उद्देश्यों के अकॉर्डिंग ये स्पेशल इसको क्या नहीं करते हैं, इसको क्रिएट नहीं करते हैं, यानी स्पेशल इनको इकट्ठा नहीं करते हैं आंकड़ों को, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो सकता है, ये प्रतिकूल भी हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात, जो प्राथमिक आंकड़े होते हैं, प्राथमिक आंकड़ों में संशोधन करने की आवश्यकता होती है, ठीक है, लेकिन इनमें संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होती है। संशोधन आप तभी कर सकते हो जब आपको उसके बारे में पता होगा। अगर आप आंकड़े आपने खुद ने इकट्ठे किए हैं तो आपको पता होगा ना कि इसमें क्या संशोधन करना चाहिए, ठीक है, क्या है इसमें क्या नहीं है, ये सब आपको पता होगा। अगर आपने आंकड़े किसी दूसरे व्यक्ति के एक तरीके से लिए हैं या फिर उसने जो आंकड़े क्रिएट किए उनको आपने नोट कर लिया है और उन्हीं के आधार पर आप अपना उद्देश्य बना रहे हो, तो उनके बारे में आपको इतना ज्ञान नहीं होगा जितना ज्ञान उस व्यक्ति को होगा जिसने उन्हें एकत्रित किया है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये मतलब संशोधन करने की आवश्यकता भी होती है, इसमें संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं अगले फैक्ट पर। अब देखिए, संकलन लागत में अंतर, ठीक है। जो आंकड़े होते हैं इनके संकलन लागत में भी अंतर होता है, डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है, देखिए, जो प्राथमिक आंकड़े होते हैं, प्राथमिक आंकड़ों में अधिक समय लगता है, अधिक समय भी लगता है, अधिक धन भी खर्च होता है, अधिक परिश्रम भी लगता है। अब अधिक समय क्यों लगता है, अधिक धन क्यों लगता है, अधिक परिश्रम क्यों लगता है, क्योंकि भैया इनको प्रत्यक्ष रूप से, मैंने ऊपर बताया था, प्रत्यक्ष रूप से एकत्रित किया जाता है। और प्रत्यक्ष रूप से एकत्रित करने के लिए आपको वहाँ पे उद्गम स्थान पर जाना भी पड़ेगा, आपको जाते समय में अधिक समय भी लगेगा, ठीक है, और आपको अधिक मेहनत भी करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो इसलिए जो प्राथमिक आंकड़े होते हैं ये क्या होते हैं, ये अधिक धन खर्च होता है, इसमें अधिक समय भी लगता है और अधिक परिश्रमी भी होते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं पे हम बात करें इनके संकलन की लागत में, तो द्वितीयक जो आंकड़े हैं, द्वितीयक आंकड़ों के अकॉर्डिंग द्वितीयक आंकड़े इनके विपरीत होते हैं, ठीक है। पहली बात, द्वितीयक आंकड़ों में प्राथमिक आंकड़ों से कम धन लगता है और कम ही समय लगता है, कम ही परिश्रम लगता है, ठीक है। मतलब इसके विपरीत हो जाएगा। इसके विपरीत क्यों हो जाएगा, देखिए, जो द्वितीयक आंकड़े हैं ये अप्रत्यक्ष रूप से किए हुए होते हैं, यानी जो प्राथमिक जो आंकड़े होते हैं, प्राथमिक आंकड़ों के आधार पर ही ये आंकड़े तैयार किए जाते हैं, द्वितीयक आंकड़े, ठीक है। तो द्वितीयक आंकड़ों में
आपको जगह जगह पर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्यों नहीं है जरूरत, क्योंकि वो आंकड़े आपको एक चित्र पहले से ही मिल रहे हैं, लेकिन आपको उनको समझना है और उनके आधार पर अपने उद्देश्य को उनको अपने उद्देश्य के प्रति ढालना है। ठीक है, समझ में आ गया। ये कम मेहनती भी होते हैं, कम परिश्रमी भी होते हैं, कम समय भी लगता है, कम धन भी लगता है। ठीक है, तो ये भी इसमें एक बड़ा डिफरेंस है। अब हम बात करते हैं एक तित्रीकरण के रूपों में क्या डिफरेंस है, एक तित्रीकरण के रूपों में क्या अंतर है, इसको भी अब हम समझ लेते हैं। 1 मिनट देखिए, इनको इकट्ठा करने के कई रूप होते हैं, मतलब 2 रूप होते हैं। पहला रूप है प्रत्यक्ष रूप और एक है अप्रत्यक्ष रूप। अब जो प्रत्यक्ष रूप है ये मैंने आपको बता दिया कैसा, कि मान लीजिए मुझे अगर कोई जारी करने हैं या आंकड़े तैयार करने हैं या आंकड़े एकत्रित करने हैं, तो मैं इनको मतलब वास्तविक रूप से यानी जगह जगह पर जाकर, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट जो आंकड़े होते हैं उनके आधार पर, मैं गणना के आधार पर, सूचनाओं के आधार पर, कोई भी आधार मैं अपना बना सकता हूं, उसके आधार पर मैं इनको एकत्रित कर रहा हूं। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से। तो क्या हो जाएगा, ये मतलब जो प्राथमिक आंकड़े प्रत्यक्ष रूप से एकत्रित किए जाते हैं, ये अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अप्रत्यक्ष रूप से क्यों किया जाता है, क्योंकि ये जो आंकड़े प्राथमिक आंकड़े होते हैं, प्राथमिक आंकड़ों का ही पुनः उपयोग या पुनः एकत्रीकरण, ठीक है, या पुनः संग्रह करना ही क्या है, द्वितीयक आंकड़े हैं। तो ये अप्रत्यक्ष हो गए, ये प्रत्यक्ष हो गए। और इसमें जो दूसरी बात है वो क्या है कि जो प्राथमिक आंकड़े होते हैं इनको प्रथम बार ही एकत्रित किया जाता है, यानी पहली बार ही एकत्रित किया जाता है, पहली बार ही इनका यूज किया जाता है। ठीक है, लेकिन द्वितीयक आंकड़ों को पुनः एकत्रित किया जाता है। ठीक है, और इनका पुनः यूज किया जाता है, क्या किया जाता है, पुनः प्रयोग किया जाता है, और पुनः क्या किया जाता है, पुनः इन्हें एकत्रित किया जाता है। ठीक है, पुनः ही एकत्रित किया जाता है, यानी दोबारा ही एकत्रित किया जाता है, दोबारा ही इनका उपभोग किया जाता है। ठीक है, तो ये प्राथमिक आंकड़ों का जो दूसरा रूप है, ठीक है, वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा द्वितीयक आंकड़े। यानी प्राथमिक आंकड़ों के विनिर्माण का रूप, विनिर्माणित वाला रूप ही क्या है, द्वितीयक आंकड़े हैं। इनको ये आप इस तरीके से समझ सकते हो और आसान के लिए। तो यहाँ तक आपके समझ में आ गया है। अगर कोई डाउट है तो आप फटाफट कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में बेल आइकन वाले बटन को हिट कर दीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं अगले पर। अगला हमारा तथ्य है शुद्धता में अंतर। देखिए, जो प्राथमिक आंकड़े होते हैं और द्वितीयक आंकड़े होते हैं, इन दोनों की शुद्धता में अंतर होता है। प्राथमिक आंकड़े स्पष्ट होते हैं और शुद्ध होते हैं। स्पष्ट क्यों होते हैं, क्योंकि ये प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, एकत्रित किया जाता है। अगर मैंने इन आंकड़ों को क्रिएट किया है, वो एकत्रित किया है, ठीक है, इन आंकड़ों को एकत्रित किया, तो मैं इनके प्रति स्पष्ट होऊंगा क्योंकि मुझे इनके बारे में ज्ञान होगा। ये शुद्ध होंगे क्योंकि मुझे पता है, ये मैंने खुद ने किए हैं तो ये शुद्ध हैं। ठीक है, मैंने अपनी मेहनत से किए हैं। ठीक है, तो इनमें मतलब हम दूसरे पे विश्वास नहीं कर सकते ना, उसने किस आधार पे एकत्रित किए हैं। अगर हमने खुद किए तो हमको पता होगा कि ये आंकड़े हम सही इकट्ठे किए हैं, बिल्कुल सही है, एग्जैक्ट है। ठीक है, ये विश्वसनीय भी होते हैं, लेकिन ये विश्वसनीय नहीं होते हैं, स्पष्ट होते हैं और अशुद्ध होते हैं द्वितीयक आंकड़े। ठीक है, तो इन दोनों की शुद्धता को लेकर भी इन दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, अब हम बात करते हैं व्यक्तिगत ज्ञान की प्राप्ति में अंतर। देखिए, जब हम आंकड़ों को एकत्रित करते हैं तो व्यक्तिगत ज्ञान में वृद्धि होती है, सीधी सी बात है। आंकड़ों को एकत्रित करने से क्या होता है, व्यक्तिगत ज्ञान में वृद्धि होगी। लेकिन प्राथमिक आंकड़ों और द्वितीयक आंकड़ों को एकत्रित करने से दोनों में अलग अलग तरह के ज्ञान पर अलग अलग तरह का इफेक्ट पड़ेगा। कैसे, अगर हम प्राथमिक आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं तो हमारा ज्ञान पूर्ण होगा। ज्ञान पूर्ण कैसे होगा, क्योंकि हम उनको खुद ही उनका अन्वेषण कर कर, ठीक है, उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर कर तब जाके हम उनको एकत्रित करते हैं। ठीक है, हमें हर तरह का ज्ञान उनके बारे में होगा क्योंकि हम हर तरीके से उनको खोजे हैं, तब जाके हम उनको एकत्रित किए हैं। हमको सारा कुछ पता होगा तभी जाके हम उनको एकत्रित कर पाएंगे, तो इनका जो ज्ञान है वो पूर्ण होगा। लेकिन जो द्वितीयक आंकड़े हैं, द्वितीयक आंकड़ों का जो ज्ञान है, द्वितीयक आंकड़ों को जो यूज करने वाला जो व्यक्ति है या उनको इकट्ठा करने वाला जो व्यक्ति है, उसका जो ज्ञान है वो अपूर्ण होगा, पूर्ण नहीं होगा। पूर्ण क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो द्वितीयक आंकड़े हैं ये किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा एकत्रित किए जाते हैं और किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा यूज किए जाते हैं। तो जिसने इनको यूज किया, द्वितीयक आंकड़ों ने द्वितीयक आंकड़ों को जिसने इकट्ठा किया उसने इसका यूज नहीं किया, यूज करने वाला कोई और है। ठीक है, यूज करने वाला कोई और आएगा। ठीक है, यानी जो प्राथमिक आंकड़े हैं वही द्वितीयक आंकड़े हैं। ठीक है,
वही क्या है, वही द्वितीयक आंकड़े हैं, बस इतना फर्क इतना क्या है, ये प्राथमिक रूप है और वो द्वितीयक रूप है, यानी वो कौन सा रूप है, वो द्वितीयक रूप है, ये यूज कर लिए जाते हैं, यानी इकट्ठा इनको कोई और करता है लेकिन यूज कोई और करता है इनको। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये भी एक डिफरेंस है कि पूर्ण ज्ञान होता है, पूर्ण जो प्राथमिक आंकड़े होते हैं, प्राथमिक आंकड़ों को इकट्ठा करने वाले व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान होगा और द्वितीयक आंकड़ों को इकट्ठा करने वाले व्यक्ति को अपूर्ण ज्ञान होगा। उसके बाद ये विश्वसनीय ज्ञान होगा। ठीक है भाई, अगर मैंने खुद ने क्रिएट किया तो मुझे पता होगा हाँ ये सही है, ये गलत नहीं है। और ये क्या है, ये अविश्वसनीय ज्ञान होगा। अविश्वसनीय ज्ञान क्यों होगा, क्योंकि क्या पता किसी दूसरे ने क्या है, क्या पता सही है या गलत है, किस आधार पे क्या, किस नहीं किया, क्या इसमें गलती है क्या नहीं है, ये सब हम नहीं बता सकते हैं। अगर हम खुद ही उनको एकत्रित करेंगे तो हमको पता होगा कि कहाँ पे गलत है, कहाँ सही है। ठीक है, तो ये सब उनके बारे में हमको अटूट ज्ञान होगा, पूर्ण ज्ञान होगा। ठीक है, क्या होगा, पूर्ण ज्ञान होगा। शुद्धता भी होती है, वास्तविक ज्ञान भी होता है। ठीक है, अवास्तविक ज्ञान होता है, अशुद्ध होते हैं ये। तो ठीक है, ये सब इनमें बेसिक सा डिफरेंस था। तो यहाँ तक आपके बढ़िया तरीके से समझ में आ गए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं संकलन करने वाली विधियों में अंतर। देखिए, आंकड़ों का हम संकलन करते हैं तो इसके संकलन करने वाली विधियों में भी अंतर है। ठीक है, संकलन करने वाली विधियों में भी अंतर है। संकलन करने वाली विधियों में क्या अंतर है उसको हम देख लेते हैं। देखिए, जो प्राथमिक आंकड़े हैं, प्राथमिक आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए विभिन्न तरह की मतलब विभिन्न विधियों का यूज किया जाता है। अब वो विधियां कौन कौन सी है, देखिए, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि, अप्रत्यक्ष मौखिक जांच विधि, ठीक है, स्थानीय व्यक्तियों या नियुक्ति संवाददाता की विधि, ठीक है, और प्रश्नावली विधि। ठीक है, ये सब विधियों का हम यूज करते हैं, क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, 1 मिनट में और देखता हूँ। हाँ, उसके बाद द्वितीयक आंकड़ों की हम बात करें तो द्वितीयक आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए प्रकाशित स्रोत होते हैं और अप्रकाशित स्रोत होते हैं। इन दो के आधार पर क्या जाता है, इनका उपभोग किया जाता है, इनको यूज किया जाता है, इनको इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, तो इनको हर तरीके से कवर किया जाता है इन विधियों के माध्यम से। तो अब जो पार्ट 2 होगा, पार्ट 2 में हम इन सारी विधियों के बारे में जानेंगे एक एक करके। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि, अप्रत्यक्ष मौखिक जांच विधि, स्थानीय व्यक्तियों या नियुक्त संवाददाता विधि, इन सब के बारे में हम डिटेल से नेक्स्ट वाली वीडियो में यानी पार्ट 2 में अच्छे से समझेंगे। अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप फटाफट कमेंट कर दीजिए और आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको आंसर देंगे। दूसरी बात, अगर आप चैनल पर न्यू थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना है। कमेंट आपको ज़रूर करना है ताकि हम आपको आने वाली वीडियो को बहुत अच्छे से बना दें और हर जो उसके नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करा ही रहे हैं। और इसके जो नोट्स हैं वो टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, वहाँ से जाकर आप देख सकते हो। ठीक है, तो आने वाली वीडियो में हम इन विधियों के बारे में जानेंगे। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल माइंडेड स्टडी 22 को मत भूलिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।